नमस्कार, मैं अखिल श्रीवास्तव एक बार फिर हाजिर हूँ खास शख्सियत खास बातचीत में। और आप हमारे साथ दो ऐसे खास शख्सियत से आज आपकी मुलाकात कराऊंगा। और आज आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, एक तरफ हमारे साथ मौजूद हैं दीपू श्रीवास्तव जी, जो बॉलीवुड एक्टर हैं और कॉमेडियन बतौर कई फिल्मों में अपनी जो प्रतिभा है उसको दिखा चुके हैं। कई फिल्में कॉमेडियंस की वजह से ही आला दर्जे की बनती है। और आज हमारे साथ मौजूद हैं आला दर्जे के कॉमेडियन दीपू श्रीवास्तव जी, और हमारे साथ मौजूद हैं नाबालिग फिल्म के निर्माता निर्देशक रवि श्रीवास्तव जी। रवि श्रीवास्तव जी रायबरेली से ही ताल्लुक रखते हैं और दीपू जी का भी ताल्लुकात कुछ रायबरेली से ही है। शायद इसीलिए आज हमारे साथ मौजूद हैं दोनों लोग। आइए चलता हूं, दोनों लोगों से तारुफ कराऊंगा। कई ऐसी बातें हैं, कई ऐसे राज हैं जो आज हम एक दूसरे से शेयर कर पाएंगे। दीपू जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है। और आर एक्सप्रेस देखने वाले सभी भाइयों बहनों को मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद। रवि भैया, आपका स्वागत है। आपका भी सर, और आर एक्सप्रेस देखने वाले सभी दर्शकों को और 1.5 लाख का आंकड़ा पार करने वाले सभी दर्शकों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। दीपू श्रीवास्तव जी, मैं सीधे आपके पास आऊंगा क्योंकि आपसे ही ज़्यादा कुछ जानने को आज मिलेगा। दीपू जी, ये जो सिलसिला है बॉलीवुड में, सिलसिला जो जिसको कहेंगे, कैसे शुरू हुआ, आगाज कितने सालों का हुआ और क्या एक अलग अनुभव रहा आपका? अखिल जी, बहुत लंबा सफर है और लंबी कहानी है, लेकिन शॉर्ट में बताऊंगा अपने दर्शकों को जी। हम लोग कानपुर के हैं, सभी जानते हैं गजोदर भैया को, राजू श्रीवास्तव जी को, और वो हमारे बड़े भाई हैं। और हम लोग कानपुर में पले बढ़े और वहीं पर पूरी जीवन बीता। फिर हम लोग चले गए मुंबई। तो राजू जी को देखते देखते मैं भी आज से 20 साल पहले मुंबई पहुंच गया कि भैया मुंबई में मुझे कुछ ना कुछ करना है और कॉमेडियन बनना चाहता हूँ। छोटे मोटे कार्यक्रम कानपुर में करता था 98 में, 99 में। फिर चले गए मुंबई और छोटे छोटे ऑर्केस्ट्रा में वहाँ पे करने लगे कॉमेडी। 100 रुपये मिलते थे वहाँ पर। और मुझे याद है कि सन 2000 में पहले एक शो करने गए थे हम हैदराबाद। राजू जी ने भेजा था और वहाँ पे मैंने 12 मिनट कॉमेडी की थी और मुझे 300 रुपये राजू भैया ने दिए थे। 100 के 3 नोट मैंने आज भी रखे हैं। 20 साल हो गए और उसी आशीर्वाद से चल पड़े। और आज हालात ये हैं कि 16-17 देशों में मैं अपनी प्रतिभा दिखा चुका हूँ और करीब 2500 शो हो गए, लाइव शो कॉमेडी के। और जितने भी रियलिटी शो आए हैं, लाफ्टर जैसे लाफ्टर चैलेंज पहला आया था 2005 में, मैं टॉप 10 में था। करते करते सारे चैनल में हो गए और सिलसिला चल पड़ा। फिल्मों का दौर शुरू हो गया, फिल्मों में कॉमेडी होने लगी और आज मैं बस आर एक्सप्रेस के स्टूडियो में मौजूद हूँ। दीपू जी, एक चीज और मैं जानना चाहूंगा, पहली तनख्वाह जब मिली थी, क्या अनुभव था उसका? 300 रुपये मैंने जब पाया सन 2000 में, बहुत अच्छा लगा। 100 के 3 नोट और बड़े मेहनत के पैसे थे। हालांकि हम तो वहाँ बड़े घर में रहते थे बम्बई में भैया के साथ, तो वो पैसा खर्च करने की नौबत नहीं आई और आज 300 रुपये रखे भी हैं। लेकिन संघर्ष को मैंने पास से देखा है और भैया के संघर्ष को भी मैं जानता हूँ अच्छी तरह, वो बताने की ज़रूरत नहीं है। वो तो रोड पे भी सोए हैं पहले 35 साल पहले मुंबई में। मैं अपने दर्शकों को एक और चीज़ बता दूं कि आज हमारे साथ जो मौजूद हैं दीपू श्रीवास्तव जी, इनके बड़े भाई राजू श्रीवास्तव जी से सबके ताल्लुकात हैं और सब जानते हैं। एक एक बच्चा एक एक बड़ा बुजुर्ग उनको जानता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव की, जो हाल ही में अभी जो रायबरेली बतौर उत्तर प्रदेश की बात की जाए, उत्तर प्रदेश में जो फिल्म इंडस्ट्री तैयार की जा रही है, जिसकी कमान हाथों में सौंपी गई है, उनका ही नाम है राजू श्रीवास्तव जी। तो उन्हीं की ही बात हो रही है, राजू श्रीवास्तव जी की ही अभी बात हो रही थी। इसी वजह से मैंने कहा एक बार मैं आप सबको उन सबसे एक बार फिर से तारुफ करा दूं उस शख्स से जिसका नाम बीच बीच में आ रहा है। और मैं चलूंगा रवि जी के पास भी। रवि भाई, मैं जानना चाहूंगा नाबालिग फिल्म को लेकर क्या सोच आई आपका और क्या सोचकर आपने सोचा कि अब एक हाथ आजमाया जाए निर्देशन में? सवाल इस बात का है सर कि मैं पत्रकारिता से जुड़ा रहा जी, पत्रकार रहा और आज भी पत्रकारिता कर रहा हूँ जी। मेरा बेसिक काम है वो जी। और आसपास की घटनाओं को मैं देखता रहा, चाहे वो नारी शोषण का सवाल रहा हो, अन्य बहुत सारे ऐसे मामला रहे हैं जिनमें मैंने करीब से महसूस किया, एहसास किया। तो मुझे लगा कि एक नारी शोषण के खिलाफ एक फिल्म बनाई जाए जी। और इसमें मौका यहाँ योगी सरकार ने दिया हुआ है, फिल्म टीवी आ गई है जी। और बेरोजगार जो आर्टिस्ट हैं, जो वाकई जिनके अंदर प्रतिभा है, हुनर है, मौका नहीं मिलता, तो उनके लिए प्लेटफॉर्म भी मुहैया कराने की ऐसी कोशिश की जा रही है। तो जी रखें बात रखें जी। मैं कह रहा था सर कि ये जो फिल्म है जी, ये महिलाओं के शोषण पर, चाहे वो वुमेन वर्कर हो, काम कर रही हो,
और घरेलू महिला हो और बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं जो अप्रिय घटनाएं, जो वस्तु समझा जाता है जी, अप्रिय घटनाएं जो सामने आती हैं जी। तो मेरे ख्याल से ये अच्छी चीज नहीं है और महिलाओं का आदर होना चाहिए और उनके लिए भी कुछ ऐसी सामाजिक और संदेशवाहक फिल्में बननी चाहिए जिससे लोगों में एक अच्छा संदेश जाए। रवि जी, क्या लगता है नाबालिग फिल्म की जो बात की जा रही है, क्या इन सब चीज़ों से लोगों को कई हद तक कुछ चीज़ें सीखने को भी मिलेंगी? हालांकि ये तो सत्य है कि सीखने को मिलेंगी, पर जो अप्रिय घटनाएं होती आ रही हैं उस पर अंकुश लगाने के लिए एक जो लगातार आपने पत्रकारिता की भी बात की, तो पत्रकारिता एक ऐसा क्षेत्र है कि हम लोगों को हर चीज़ से गुजरना पड़ता है। बारिश है तो आपको कवरेज करनी है, धूप है तब भी आपको कवरेज करनी है, सड़कों पर सन्नाटा पसरा है तब भी आपको गुजरना ही पड़ेगा वहां से। तो कई ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं। तो क्या लग रहा है नाबालिग फिल्म के सक्सेस होने के बाद क्या और जो टॉपिक्स हैं उन पर भी आपका फोकस रहेगा क्या? बिल्कुल रहेगा, बिल्कुल रहेगा। समाज में जो भी इस तरह की मुसीबतें हैं जिनसे वाकई लोगों को तारुफ होना पड़ रहा है या मुझसे गुजरना पड़ रहा है, मेरा प्रयास ये रहेगा कि आगे इस फिल्म की सफलता के बाद मैं और भी फिल्म को निर्देशित करूंगा जो फिल्में वाकई समाज को मैसेज देंगी, आईना दिखाएंगी। जो जुल्म चल रहा है, जुल्म हो रहा है, उनके खिलाफ हम काम फिल्म को आगे और भी निर्देशित करेंगे। दीपू भैया के पास चलता हूँ। दीपू भैया, एक सवाल रहेगा, थोड़ा सा कड़वा रहेगा। अब वो समय कब आया जब आपको उस नाम से, दीपू नाम से जाना जाने लगा? क्योंकि शुरुआत का जो दौर रहा होगा उसमें भले ही आपको राजू भैया के नाम से जाना जा रहा होगा कि राजू भैया के छोटे भाई हैं, वो समय, वो दौर कब आया जब दीपू श्रीवास्तव बन गए? एक तो देखिए, वो कहावत भी है कि बरगद के पेड़ के नीचे कोई भी पेड़ उग नहीं सकता। इस कहावत को बहुत लोगों ने गलत भी साबित किया है जी। और हमारी भी कोशिश होती है कि लोग हमें हमारे नाम से पहचानें जी। बिल्कुल, और जानते हैं लोग। हाँ, इसी वजह से मेरा सवाल रहा। काफी हद तक 95% तो अब लोग मुझे जानने लगे जी। बिल्कुल। और जब 2005 आया लाफ्टर चैलेंज पहला वाला और हम टॉप 10 में धीरे धीरे आए, तो फिर हमारे सेपरेट हमारे नाम से कार्यक्रम होने लगे, फिल्में मिलने लगी, शोज होने लगे। तो मेरे ख्याल से इधर के 10-12 सालों से लोग मुझे जानने लगे कि भाई ये भी टीवी में आए थे, इनका भी लाफ्टर शो आया था, ये भी टीवी में आते हैं। तो ये अब ये होने लगा भी है। कैसा महसूस हुआ जब पहली बार किसी ने आपका नाम, आपका पहला ऑटोग्राफ कैसा था? वही लाफ्टर चैलेंज के दौरान ही था 2005 में। और हम पहली जैसे टीवी पे प्रोग्राम प्रेजेंट हुआ टीवी पे, हमारा पहला बुलवा आया दुबई से जी। दुबई के लोगों ने फोन किया लैंडलाइन पर और बोले यार वो जो सुनील पाल जीता है, पतला सा है, काला काला, वो और एक लड़का है वो राजू श्रीवास्तव की शक्ल का है जी, तो वो कौन है? तो हम लोगों से जब बातचीत हुई, मैंने बताया कि मैं ही हूँ और दीपू श्रीवास्तव मेरा नाम है, सुनील। तो हम लोग पहला शो करने के लिए दुबई गए जी। पहली बार मैं विदेश की फ्लाइट में बैठा था 2005 में और पहला शो वहाँ लाइव किया मैंने दुबई में। उसके बाद सिलसिला शुरू हो गया, मुझे अच्छा लगा, वहाँ लोगों ने ऑटोग्राफ लिए, खुशी महसूस हुई और मतलब आंखों में आंसू आ गए कि लोग मुझे इतना जान गए कि मुझे प्यार से दुबई तक बुला लिया लाफ्टर चैलेंज के बाद। दीपू धीरे धीरे फिल्मों का सफर भी शुरू हो गया और फिल्में 7-8 फिल्में आने के बाद जब मुझे रवि जी की तरफ से एक ऑफर आया नाबालिग फिल्म के लिए जी। बिल्कुल, मैं उसी पर आने वाला हाँ, तो मुझे ये जो टाइटल है नाबालिग इतना क्रंची, इतना अट्रैक्टिव लगा नाबालिग, क्योंकि नाबालिग नाम आते ही दिमाग में आता है कि अच्छा 18 साल से कम उम्र की लड़की जिसको हम बेटी कहते हैं। तो बेटी जो घर में होती है, इन्होंने बताया कि बेटी जो घर में होती है उसको हम लोग बेटी समझते हैं, लेकिन जो मोहल्ले में लड़की होती है उसको हम बेटी नहीं समझ पा रहे हैं जी। तो मानसिकता आज की मानसिकता बदलनी होगी। तो इस फिल्म के माध्यम से हम लोग एक मैसेज देंगे और बहुत अच्छा ये टाइटल है। हमें तो टाइटल सुन के ही मजा आ गया, स्टोरी सुन के। तो मैंने फैसला कर लिया कि जो कुछ भी हो लेकिन इस फिल्म में मैं नजर जरूर आऊंगा। दीपू भैया, क्या बचपन से ही, मैं बचपन के दौर में भी चलता हूँ क्योंकि काफी कुछ सवालात हैं जो अंदर पूछने का मन हो रहा है। बचपन के दौर की बात की जाए तो कभी कोई ऐसा सिलसिला रहा हो कि क्योंकि आप और राजू श्रीवास्तव जी सेम दिखते हैं, तो कुछ ऐसा हो कि गलती उनकी रही हो, आपको डांट पड़ी हो? वो हमने टीवी पे भी पेश किया था और अक्षय कुमार बहुत बैठ के हंस रहे थे, बोले यार दीपू कुछ पुरानी बात बताओ। हमने कहा पुरानी बात क्या बताएं, हम लोग शैतानी हम करते हैं और मार खाते हैं राजू भैया, और उधार कभी कभी मैं ले लेता हूँ मुंबई में और चुकाते राजू भैया हैं। अच्छा तो शक्ल का वो है। और लेकिन हाँ, एक लफड़ा है जी। शादी जैसे हमारी हुई जी, फौरन हमने मुंबई में घर शिफ्ट किया, राजू भैया अंधेरी में और हम मलाड में। हाँ, जरूरी था। लोग बोले अच्छा अब घर में औरत आ गई, भाई भाई अलग हो गए। बोला नहीं, इसके चक्कर में
जब अम्मा हमारी दोनों भाइयों की शक्ल में महसूस फर्क नहीं कर पाती हैं तो बीबी तो बेचारी कल की आई है। तो ऐसे ही हंसी खुशी से मामला बन जाता है। और हमारे गॉडफादर, हमारे आदर्श सभी बड़े भाई हैं। और मेरा ये मानना है कि किसी को खुलकर या खिलखिलाकर हंसाना इससे बड़ी इबादत नहीं, और किसी का दिल दुखाना ये मेरी आदत नहीं। वाह, बिल्कुल बिल्कुल, दिल खुश हो गया। और मेरी एक टैग लाइन है कि सबसे पहले लाफ्टर, बाकी सब आफ्टर। तो यही दिमाग में रखता हूँ और लोगों को अपनी हंसाने की दुकान खोल लेता हूँ, लोगों को खून बढ़ाता हूँ। दीपू भैया, मैं ये जानना चाहूंगा, कानपुर में अपनी पढ़ाई का जो सिलसिला रहा वो कैसा रहा? एक शिक्षित हम 6 भाई और एक बहन है, कानपुर में सब पढ़े, और किदवई नगर में घर है, आज भी घर है। तो पढ़ाई पूरी कानपुर में हुई। पहले कक्षा 12 पास किया, इंटर, बाद में हुआ कि मुंबई चले जाएंगे, लेकिन बाद में फिर ये हुआ कि नहीं, खींच के डीएवी से तुम डिग्री कर लो जी। फिर हमने खींच के डीएवी में डिग्री कर लिया। अब डिग्री करने के बाद हम यहाँ से फिर 20-22 साल पहले मुंबई चले गए जी। तो कानपुर से इतना लगाव है कि हर 2-3 महीने में एक चक्कर कानपुर लगा लेते हैं मुंबई से, और सब दोस्त यार सब यहीं पर हैं। और रही बात ये, हम आज यहाँ क्यों बैठे हैं रायबरेली में, जी बिल्कुल, इसकी भी स्टोरी है, बताएं ना रवि भैया, बताएं। ऐसा नहीं कि बस हम फ्लाइट में बैठे हैं रायबरेली आ गए, अरे स्टोरी है अखिल। बताएं भैया, बताएं। रायबरेली में हमारा ससुराल है जी, हरचंदपुर में भी है और सत्यनगर यहाँ शहर में भी है जी। तो उस नाते उस बहाने भी रायबरेली साल में 1-2 बार आ जाता हूँ। और अभी तो मौका भी है होली का, तो ये हुआ कि चलो परिवार को भी लाएं और होली में ये लोग होली मनाएंगे, हम यहाँ घूमे फिरेंगे और अखिल के साथ हम बातचीत करेंगे आर एक्सप्रेस में। और रवि भैया से भी मिलना था, फिल्म की जानकारी लेनी थी, पूरी स्टोरी सुनना था। मैंने आज स्टोरी सुना नाबालिग फिल्म की, बहुत अच्छी लगी जी। और बस हम लोग बहुत जल्द शूटिंग कर रहे हैं, मेरे ख्याल से अप्रैल में शूटिंग कर रहे हैं हम लोग, और बहुत जल्द ये फिल्म पर्दे पर होगी। हम लोग इसको एंजॉय करेंगे, आप सभी दर्शक हमारे एंजॉय करेंगे, और एक सोशल मैसेज देगी नाबालिग। और थोड़ा सब्र रखिए, अच्छी चीज आपके सामने परोसी जाएगी। दीपू भैया, बात की जाए सिर्फ नाबालिग की नहीं बात करूंगा, मैं बात करूंगा कि अभी और कौन सी ऐसी अपकमिंग मूवीज हैं जिनमें आपको देखने को मिल जाएगा हम लोगों को, क्योंकि हम लोगों ने कई हद तक कई बार आपको देखा है, वो चाहे शक्ति कपूर जी के साथ बात किया जाए, वो चाहे अक्षय कुमार जी के साथ बात किया जाए, कई ऐसे बड़े एक्टर्स हैं जिनके साथ देखा गया है, जिनके साथ आपने बखूबी, जैसे एक सब्जी की बात की जाए, सब्जी में नमक की एक अलग ही भूमिका होती है, वैसे आलू तो हर जगह बैठ जाता है, वो कॉमेडियन हो गया, पर एक सब्जी में नमक की जो भूमिका होती है वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है। तो उसमें कम ही डाला जाता है पर वो स्वाद बदल देता है, तो वो कॉमेडी होती है। तो वो चीज मैं पूछना चाहता हूँ कि अभी और कौन सी ऐसी मूवीज आ रहे हैं जिनमें रोल देखने को मिलेगा? अभी देखिए, अभी पहले जैसे हमारी आई थी, पहली फिल्म आई थी भावनाओं को समझो, जिसमें 51 कॉमेडियन थे, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड थी, सुनील पाल ने बनाई थी जी बिल्कुल। वहां से हमारा सिलसिला शुरू हुआ। उसके बाद आई मनी बैग गारंटी, फिर उसके बाद एक आई थी जिसमें 4 दोस्त थे, मेरी पड़ोसन जी, उसमें 4 दोस्त थे, शक्ति कपूर, चंकी पांडे, संजय मिश्रा, मैं, सब वो आई, चली गई। फिर हेलो डार्लिंग आई, सुभाष घई की फिल्म। करते 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 बीच में आई थी अभी पार्थो घोष दादा की 2 पल प्यार के जी बिल्कुल। 2 पल प्यार के में अच्छा रोल था हमारा, सेकंड लीड था, यूपी में शूटिंग हुई थी और पर्दे पे आई थी। फिर बीच में एक आई थी जो हमारे घर में बनी थी फिल्म, होम प्रोडक्शन में, वोडका डायरी, जिसके हीरो थे के मेनन, राइमा सेन, मंदिरा बेदी, उस पर भी हम नजर आए थे। और अभी आने वाली 1-2 फिल्में और हैं, लेकिन उसका नाम खुलासा करेंगे, ये कोरोना काल की वजह से वो सब्जेक्ट रुक गए। तो बहुत जल्द जून जुलाई में हम आपके दर्शक के सामने फिर होंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, हम नाम भी उसका। दीपू भैया, जैसा आपने अभी जिक्र किया कोरोना काल का, एक आम आदमी का कोरोना काल तो काफी दुखदाई बीता, एक एक्टर बतौर क्या बीता? एक्टर बतौर देखिए, एक तो पहली बात तो हम लोग भी आम आदमी की तरह हैं, हम लोग भी इंसान हैं, हम लोग भी हाफ पैंट पहन के घर में थे। और मुंबई में तो बहुत हाईएस्ट था स्कोर, कोरोना का नंबर 1 था महाराष्ट्र में, मुंबई में। हम लोगों ने वो दौर देखा 9 महीने की, 9 महीने तक हम लोगों ने माइक को हाथ में नहीं लगाया, रोटी अच्छी नहीं लगती थी खाने के लिए क्योंकि माइक हाथ में नहीं पकड़ पाए थे 9 महीना। जो आदमी महीने में 20 दिन मुंबई से बाहर रहता हो, काम करता हो, जो लगातार जिसके हाथ पैर काम कर रहे हो, जो आम शब्दों में कहा जाता है कि जब हाथ पैर काम कर रहे होते हैं, मेहनत कर रहा होता है आदमी, तो उसको हर चीज प्यारी लगती है। अब 9 महीना जो आदमी घर पे रह गया, राजू जी घर पे उधर बैठे हैं, वो मूंगफली खा रहे हैं, इधर हम घर पे बैठे खाना खा रहे हैं, उसके बाद फिर टीवी देख रहे हैं, उसके बाद फिर सो जा रहा है रात में, और फिर वही रात में खाना खा रहे हैं, फिर अपना काम कर रहे हैं, जब मन आया शेविंग कर रहे हैं, जब मन आया हाफ पैंट पहने हैं, पूरा 9 महीना निकाला। तो उससे एक बात तो ये समझ में आ गई कि ठीक है, बीमारी थी कोरोना बहुत बड़ी, सबको अपने को सेफ रखना था, घर पे थे, लेकिन उससे ये भी लगा कि परिवार को हम लोगों ने समय भी दिया। बिल्कुल, मैं इसी का जिक्र करने वाला था। महीने में 20 दिन बाहर भागते थे, 25 दिन बाहर भागते थे, हम लोग घर पे रहे 9 महीना।
अच्छी अच्छी चीज़ें बनवाई, घर में खाई, जिसके लिए हम लोग तरस गए थे। काम भी किया, छुपा नहीं है। मैंने प्लेट्स, बर्तन धोए, कटोरी धोई, गमले में पानी डाल रहा हूँ। वक्त ऐसा आया कि बीच में अपने छोटे बेटे के हमने बाल भी काटे किनारे से, तो सब काम में हाथ भी बटाया। तो कहने का मतलब एंजॉय किया जीवन को, सब सीखा हम लोगों ने कि ऐसे भी हम जिंदगी जी सकते हैं। कोरोना काल ने काफी कुछ सिखा बिना दिया। शॉपिंग मॉल में जाए हम घर में खाना खा सकते हैं, बिना रेस्टोरेंट जाए घर में खाना खा सकते हैं। शॉपिंग नहीं किया हम लोगों ने 10 महीना तक। तो जब हम लोग निकले, अभी जनवरी से हम लोग निकले हैं और अपना अपना काम कर रहे हैं, बच के काम कर रहे हैं। दीपू भैया बात की जाए, लेकिन अखिल जी मुझे रायबरेली वालों से थोड़ी शिकायत है। बिल्कुल बिल्कुल, आप एक तो मैं रायबरेली शहर में घूम रहा हूँ आज सुबह से, मास्क देख रहा हूँ, कोई मास्क नहीं लगा रहा है। काफी लापरवाही है, उसको लेकर रायबरेली एक्सप्रेस एक मुहिम भी चलाने वाला है दीपू भैया। अभी हाल ही में हम लोग शुरुआत करने वाले थे, हालांकि आपने जिक्र कर दिया, इस वजह से मैं एक बार फिर अपने दर्शकों से अपील करता हूँ कि कृपया करके वो लापरवाही मत बरतें, वो जो आपके परिवार के लिए एक काफी बड़ा एक जो दुख का मोमेंट है वो तैयार कर दे, क्योंकि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है। कोरोना वैक्सीनेशन आने की जो प्रक्रिया है वो सिर्फ इस वजह से है ताकि 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी के साथ साथ आपको मेडिसिन भी मुहैया कराई जा सके। वैक्सीनेशन का मतलब ये नहीं कि आप कोरोना से कोरोना प्रूफ हो चुके हैं। तो कृपया करके अगर आप घर से निकल रहे हैं तो मास्क रखें और 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी, इसका जरूर अनुपालन करते रहें, जिसकी अपील हमारे साथ मौजूद दीपू श्रीवास्तव जी भी लगातार कर रहे हैं। जी वही मैं कह रहा हूँ कि भाई आप लोग ध्यान रखिए, कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है और मास्क पहनिए। मैं भी मास्क पहनता हूँ हमेशा, मैंने भी आप लोगों से बातचीत करने के लिए मैंने मास्क उतारा है। जी। रही बात होली की, जी अब आते हैं मेन टॉपिक पे, है ना रवि जी? जी। होली कुछ दिनों में आने वाली है। होली में हुड़दंग भी होता है यूपी में, मुझे मालूम है। कोरोना से बच के हुड़दंग करिए, खेलिए, गुलाल से खेलिए, पानी से ज़्यादा मत खेलिए, और थोड़ा बहुत हंसी मजाक फुलझड़ी तो होती है। मेरा ये मानना है कि होली में अपनी बीवी के पास ये समझ के न जाएं कि वो खाली बैठी है, हो सकता है कि वो भरी बैठी हो, है ना? और कभी भी बीवी से घर में पंगा बिल्कुल मत लो। साला मेरे साथ कल क्या हो गया, मैंने बीवी से झगड़ा किया और मैंने उनको यहाँ तक ये बोल दिया कि अरे जाओ चलो वो देखा है, तुम कल क्या करोगी, मेरा क्या कर लोगी, बस जहाँ इतना बोल दिया। अब कल रात से साला हमारा मोबाइल का चार्जर नहीं मिल रहा है। और तो रवि जी बहुत अच्छे इंसान है हमारे रवि भैया। अभी होटल में गए खाना खाने, सुपरमार्केट में, जी, है ना अखिल जी, खाना खाने गए, इन्होंने खाने का ऑर्डर दिया तो वो गुस्से में बोले वो ऑर्डर आया नहीं, लाया नहीं, ऑर्डर लाया नहीं। बाद में ये बोले वेटर को गुस्सा के बोले क्या है ये खाना क्यों नहीं ला रहे, इतनी देर ऑर्डर हो गया क्यों नहीं खाना लाए हैं, दिमाग खराब है क्या, बुलाओ मैनेजर को। तो बेचारा वो वेटर आया, बोला इनसे, बोला सर नम्रता से बात करिए। तो बोले हाँ बुलाओ उसको, नम्रता को। बोला नहीं सर मेरा मतलब है शांति से बात करिए। हाँ तो उसको भी बुला लो, दोनों बुला लो, डरते हैं क्या? ऐसे है हमारे भाई भैया। दीपू भैया मैं चलूंगा अगले सवाल की ओर लगातार, क्योंकि काफी हंसमुख माहौल बन चुका है। दीपू भैया वो दौर कब शुरू हुआ, जब क्या शुरुआत से ही ये था कि हम लोग एक्टर बनेंगे और टीवी पर दिखेंगे, कुछ ऐसा मन बनाया था? जब हम 20 साल पहले कानपुर से गए मुंबई, तो यही तो लगा कि भाई भी यही कर रहा है, बड़ा भाई नाम भी हो रहा है उनका, वो ऑडियो कैसेट आ गया था मार्केट में जी, लाफ्टर को कोई जानता नहीं था जी, तो लगा शुरुआती दौर लाफ्टर चैलेंज था वो। हाँ बट लोग जानते हैं कि राजू श्रीवास्तव लाफ्टर चैलेंज में ही आया है, हिट हुआ है। हाँ, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि वो 35 साल पहले मुंबई गए थे, 35 साल की उनकी मेहनत है, और रोड पे सोए, वो एक टाइम खाना खाते थे, वो स्ट्रगल कर, प्लेटफॉर्म पे सोते थे, रेलवे स्टेशन पे सोते थे, रेलवे यार्ड में सोते थे रात को। तो कहने का मतलब संघर्ष करके ही लोग आगे बढ़ते हैं। मैंने भी संघर्ष किया, मैं भी झोपड़पट्टी में रहा हूँ, मैंने भी कहीं कहीं भाई के नाम का सहारा नहीं लिया, कहीं कहीं अपने लेवल का मैंने भी स्ट्रगल किया। बिल्कुल, तो संघर्ष करना बहुत ज़रूरी है। हमारे दर्शकों को मैं यही कहूँगा कि अगर आपके अंदर टैलेंट है, आप हीरो हीरोइन बनने के इच्छुक हैं, तो अच्छी बात है, आप मिलिए, कोशिश करिए, स्ट्रगल करिए। और आज के ज़माने में आपको आगे आने के लिए यही कहना होगा कि आपको कुछ नया करने के लिए अंदर हिम्मत होनी चाहिए। बिल्कुल, अलग हट के आप करेंगे, परोसेंगे तो ही पब्लिक आपको पसंद करेगी। बिल्कुल, तो यही कहूँगा कि अगर मंजिल को पाना है तो हौसला साथ रखना, अगर प्यार को पाना है तो एतबार साथ रखना, अगर हमारे साथ हंसना है तो भैया दांत साफ रखना। जिंदगी कभी मुश्किल कभी आसान होती है,
रवि जी, जी सर। जिंदगी कभी मुश्किल कभी आसान होती है, आंखों में नमी होठों पे तमन्ना होती है, ना भुलाना अपनी इस मुस्कुराहट को, इसी से हर मुश्किल आसान होती है। क्या बहुत सही। तो हंसते रहिए, एंजॉय करिए, कीप स्माइल, कीप लाफिंग। दीपू भैया, मैं वो दौर जानना चाहूँगा जब ऐसा रहा हो कि राजू भैया स्ट्रगल कर रहे हों और आपके मन में आया हो कि मुझे भी एक्टर बनना है, और पेरेंट्स का कहना ये हो कि जब अभी एक बेटा स्ट्रगल कर रहा है और तुम इसी लाइन में जाना चाहते हो, किसी ने कोई समझाओ, कभी ऐसा दौर आया हो? हालांकि सवाल ऐसा है क्योंकि जब राजू भैया का स्ट्रगल था जी, तो हम कानपुर में पढ़ रहे थे जी, हम यही नहीं जानते थे कि वहाँ क्या करना होता है क्या है, स्ट्रगल, करना क्या है। मैंने प्यार किया में आ चुके थे, छोटा सा रोल, हाँ। तो बाजीगर में 94 में जी। आ चुके थे, तब तो हम भाई बम्बई कानपुर में पढ़ाई कर रहा है, हमें क्या मालूम। लेकिन जब हम अपनी पढ़ाई खत्म कर लिए तब लगा कि जब यार एक भाई वहाँ रहता है, घर है, तो हम भी हंसाएंगे। हम सबसे छोटे हैं मुंबई में, कानपुर में, परिवार में अपने, हम चुलबुले हैं, सबको हंसाते रहते थे अपनी बातों से, तो हमें भी लगा भाई वहाँ हमें कॉमेडी करनी चाहिए। तो भैया का आशीर्वाद मिला, वही गॉडफादर है, वही सिखाने वाले। हाँ, परिवार में हमारे पिताजी हाथ से कभी थे, शुरुआत से थे, तो काफी कुछ उनसे एक्सपीरियंस मिला होगा। वो चीज मैं चाहूंगा कि वो आप दर्शकों को शेयर करें। तो हम 6 भाई 1 बहन है, लेकिन हम और राजू जी में ही क्यों जन्म सा है। तो पिताजी हमारे हाथ से कवि थे, श्री रमेश चंद्र श्रीवास्तव, बलई काका के नाम से हुआ हाथ से कवि, कविता करते थे यूपी में जी। और कलेक्ट्रेट में रिटायर्ड हैं थे। उसके बाद जब देखा कि वो कविता करते हैं, हंसाते हैं, लोग हंसते हैं कवि सम्मेलन में, फिर राजू जी, फिर हम, और बाकी हमारे फैमिली में जो भाई हैं वो गेस्टेड ऑफिसर रहे हैं, रिटायर हो गए, और कोई बिजनेस कर रहा है। तो हम और राजू जी 2 ही मुंबई में इस लाइन में है जी। बाकी पिताजी तो अब नहीं रहे। तो कहने का मतलब परिवार से ही हमारा वो हंसी का सिलसिला शुरू हुआ था, और हम और राजू भैया दोनों इस पीढ़ी को आगे बढ़ा रहे हैं, हंसाने की दुकान को। और वही कहते हैं कि डॉक्टर जो काम नर्स करे ना डॉक्टर, वो करेगा हम लोगों का लाफ्टर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दीपू भैया, मैं जानना चाहूँगा कि रायबरेली से ताल्लुकात तो आपने बता दिया आपका ससुराल, तो कैसे अटैचमेंट हुआ? चूँकि हम लोग श्रीवास्तव लाला होते हैं, हम लोग कैश, तो हम लोग की रिश्तेदारी कहीं ना कहीं से कनेक्ट होती है। तो हमारा ननिहाल है बीघापुर में, लालगंज में हमारा ननिहाल है बीघापुर में, तो शुरू से आना जाना बीघापुर ननिहाल। गर्मी छुट्टी में हम लोग 1-1 महीना रहते हैं आम खाने के लिए बीघापुर में, और ननिहाल लालगंज में आते थे। तो फिर वो सब श्रीवास्तव से बात चली, तो इनका परिवार जो है हमारी वाइफ का वो रायबरेली में है, तो फिर ऐसे कनेक्ट हुई बातें। सन 2002 में शादी हुई और इंटरनल सब अरेंज मैरिज हुई, तो सब आपस के रिश्तेदार थे, सब कनेक्ट हैं, शादी हो गई। अब जब शादी हो गई तो ससुराल आना ही था। दीपू भैया, अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश में जो अभी फिल्म इंडस्ट्री तैयार की जा रही है, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि एक बड़ी मुहिम है, बड़ा मुकाम होगा, जैसे वो एक डेवलप हो जाएगा तो एक बड़ा मुकाम होगा। बॉलीवुड के बाद कोई ऐसा स्टेज होगा, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जहाँ पे हर किसी को अपना जो हुनर है आजमाने की जगह मिलेगी। मैंने बहुत करीब से देख लिया सब कुछ इस 1-1.5 साल में, जब से राजू जी चेयरमैन बने हैं जी। अब भूमि पूजन हुआ था वहाँ पे, नोएडा के पास जो जमीन मिली है जी, 1000 एकड़ की, जिसका प्रोजेक्ट 10,000 करोड़ का है, जिसमें मोदी सरकार और यूपी के योगी सरकार दोनों मिलकर कर रहे हैं उसको, और अगले महीने से काम शुरू हो रहा है। तो ये जो बन रही है, मैंने मैप देखा उसका जो नक्शा, और जो बनना शुरू हो रही है, जो बन जाएगी 3 सालों में, तो मेरे ख्याल से वो एशिया की सबसे बड़ी फिल्म सिटी होगी। उसके अंदर हर चीज़ होगी, मेट्रो स्टेशन वहाँ से आ रहा, और वो स्टूडियो के अंदर मेट्रो उतार के और आगे निकल जाएगी। तो आने वाले समय में मोदी योगी 2 में वो 3 चीज़ें मिलने वाली हैं यूपी को। एक तो फिल्म सिटी, दूसरा मेट्रो स्टेशन जो नहीं है जहाँ वहाँ, और तीसरा और भी कुछ है, एयरपोर्ट, जेवर एयरपोर्ट सबसे बड़ा एशिया का, वो भी वहीं पर बन रहा है बगल में। तो ये 3 चीज़ें योगी 2 में मिलने वाली हैं। काफ़ी चीज़ें डेवलप होने की जो बातें हैं वो खुल के सामने आ रही हैं। दीपू जी, मैं ये भी जानना चाहूँगा कि अगर इसमें बात की जाए तो फिल्म इंडस्ट्री की अगर बात करूँ मैं, फिल्म इंडस्ट्री से क्या क्या फ़ायदे होंगे? हालांकि इस पर कई बार चर्चा हो चुकी है, कई लोगों से चर्चा हो चुकी है। इसको लेकर हम लोग फेमस कॉमेडियन राजपाल यादव जी से भी मुलाकात कर चुके हैं, इसी पर जिक्र हुआ था। तो क्या लग रहा है, इससे क्या क्या फ़ायदे होंगे आपके नज़रिए से? अभी क्या होता है कि हर घर में कोई ना कोई टैलेंट है जी। कोई नाचता बहुत अच्छा है, कोई गाता बहुत अच्छा है, पर उसको डर लगता है कि अरे दिल्ली बहुत दूर है, मुंबई बहुत दूर है, कहाँ रहोगे, बहुत खर्चा होता है, बहुत महंगा शहर है, और बिहार में बहुत अच्छा टैलेंट है, यूपी में बहुत अच्छा टैलेंट है। तो कहने का मतलब जाना बड़ा मुश्किल है वहाँ तक जी। ऐसे तो फिल्म सिटी हैदराबाद में भी है, रामोजी, फिल्म सिटी चेन्नई में भी है, तो अब ये मुंबई में भी है कब से। तो अब ये जो आ रही है यूपी में, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ के लोगों को नज़दीक मिल रही है। तो
अब यहाँ से शूटिंग करना, यहाँ से वापस घर आना सब कुछ आसान है। जितने भी टैलेंट, नया टैलेंट है, नए नए लड़के युवक युवतियाँ अपना टैलेंट दिखाएं, छोटा सा किराया खर्च करें, फौरन वहाँ पहुँच जाए, वहाँ शूटिंग करें, अपने घर आ जाए रात में। अभी वो दिल्ली मुंबई वहाँ का रहना जाके वो सब मुश्किल है, काम खत्म। घर में रह करीब काफी आप अपना रोजगार ढूंढ सकते हैं। जो हब बन रहा है फिल्म सिटी का, उसके अंदर हॉस्टल, लॉज, एयरपोर्ट, 5 स्टार होटल, 3 स्टार होटल, मेट्रो स्टेशन, स्टूडियो और ग्राफिक्स और जितने भी एडिटिंग, मिक्सिंग, डबिंग सब उसके अंदर बन रहा है। तो एक ही चीज के अंदर सब बनेगा। और उसके 20 किलोमीटर के दूर जेवर एयरपोर्ट एशिया का नंबर 1 बन रहा है जी। जिसमें खास बात ये होगी कि वो जब तैयार हो जाएगा 2 साल बाद जी, रात में पहले ही दिन से 15 देश की फ्लाइट उड़ेगी, पहले ही दिन से। अब तुम शूटिंग कर रहे हो फिल्म सिटी के अंदर, एकदम से मूड हुआ हीरो का, अरे यार शूटिंग से बढ़िया हो गई, चलो कल दुबई चलते, वहीं से 20 किलोमीटर जाएगा, जेवर एयरपोर्ट बैठ जाएगा, सीधे दुबई, वहीं से अमेरिका। तो कहने मतलब मुंबई का सारा बोझ हल्का हो गया, किसी को मुंबई की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ शूटिंग करो, यहीं से एयरपोर्ट से फ्लाइट से विदेश जाओ और फिल्म सिटी में करो, पूरा एडिटिंग मिक्सिंग करके फाइनल करके सीधे आ जाओ मुंबई वापस। दीपू जी, मैंने ये सवाल स्वयं राजपाल यादव जी से भी पूछा था, मैं आपसे भी पूछना चाहूँगा। OTT प्लेटफॉर्म की बात करूँगा, अभी तक किसी भी OTT प्लेटफॉर्म पर आपका रोल नहीं देखने को मिला, क्या मैं सही हूँ? सही है, सही है। OTT प्लेटफॉर्म पर क्या आप अपना हाथ आजमाएंगे? हालांकि एक और बात खुल के सामने आती रही है कि OTT प्लेटफॉर्म पर धार्मिक उन्माद की भी स्थिति बीच में उत्पन्न हुई थी, जिसको लेकर काफी सुर्खियां बटोरी थी न्यूज चैनल्स ने। तो क्या सोच रहे हैं, OTT प्लेटफॉर्म पर आना है या नहीं आना है? एक तो धार्मिक जो बीच में उन्माद उथल हुआ था जी बिल्कुल, और बीच में जो गाली गलौज की फिल्में आई जी बिल्कुल, तो इससे मन खट्टा हो जाता है कि यार हम मेहनत तो करेंगे, लेकिन जब दर्शक को देख के ये मिलेगा फीडबैक तो मजा कैसे आएगा जी। तो अभी ये चल रहा था कि सेंसर बोर्ड में ये चीज पास हो जाए, तो राजू जी ने फिर इससे पहल किया जी बिल्कुल, उसको लेकर एक वीडियो भी डाला था। हाँ, वीडियो डाला था, गुस्सा जाहिर किया था। तो अब खुशी की बात ये है कि 10 दिन पहले जी प्रस्ताव को पास किया गया कि सेंसर सर्टिफिकेट के अंतर्गत सेंसर बोर्ड में ये लाया जाए, ये OTT प्लेटफॉर्म पर जितनी वेब सीरीज तैयार की वेब सीरीज शूटिंग होगी वो सेंसर सर्टिफिकेट में पहले पास हो, उसके बाद वो शूटिंग हो जी, ताकि वो कट पिट जाए जो भी गाली गलौज हो जी बिल्कुल। और रही बात आने की और ना आने की, ऐसा नहीं है, लेकिन अभी जो प्रस्ताव आए हैं, कोरोना धीरे धीरे कम हुआ था मुंबई में, तो प्रस्ताव आ गए हैं। अब हम लोग शूटिंग के लिए अगले महीने मार्च, ये अप्रैल और मई में हम आ रहे हैं वेब सीरीज की शूटिंग करने यूपी में। अभी हम गोरखपुर आएंगे और बांदा आएंगे। 2 प्रस्ताव हैं वेब सीरीज के, एक तो ददुआ गिरोह के ऊपर बन रही है वेब सीरीज, ददुआ गिरोह के ऊपर, जिसमें मैं उनके बचपना का रोल अदा करूंगा, बांदा में शूटिंग होगी जी वेब सीरीज। और एक और है वेब सीरीज जिसकी गोरखपुर में शूटिंग होगी, वो भी अप्रैल या मई में होगी। तो 2 ऑफर हमें वेब सीरीज के आए हैं। तो जाहिर सी बात है कि हमें इवेंट भी करना है, अपना लाइव शो भी करना है, फिल्मों में भी एक्टिंग करनी है जी बिल्कुल, और हमारी इवेंट कंपनी भी है मुंबई में, हमें उसको भी संभालना है, और ये OTT भी करना है। तो कई काम समेट के हमें करना है बारी बारी से, और जो काम अच्छे होंगे वही मैं करूँगा। हमारा मकसद है लोगों को अच्छा स्वस्थ हेल्दी एंटरटेनमेंट देने के लिए। और वैसे भी अंदर की बात बताएं रवि जी, कि अगर सुबह सुबह गार्डन में कोई सुंदर लड़की टहलने जाए तो 8-10 लड़के तो ऐसे ही हेल्दी और फिट हो सकते हैं है ना। तो वही दिमाग में रखता हूँ और बढ़िया स्वस्थ मनोरंजन देने की कोशिश करता हूँ, जो मैं 20 साल से करता चला रहा हूँ। और दीपू भैया, मैं और कुछ जानना चाहूँगा, जैसे कोई एक ऐसी बात जो आप शेयर करना चाहते हो, क्योंकि हम लोग अब अपने एपिसोड के अंतिम चरण में हैं, तो कोई ऐसी बात हो जो शेयर करना चाहते हो दर्शकों से, अपने एक्सपीरियंस बतौर, एक जो एक्सपीरियंस रहा हो काफ़ी कुछ, वो चाहे मार्मिक रहा हो, वो चाहे एक हास्यास्पद रहा हो। एक्सपीरियंस तो बहुत है और लंबा सफ़र भी है जी बिल्कुल, क्योंकि हमने पहले ही बहुत सारी बातें, बहुत सारे राज खोल दिए दर्शकों के सामने, और पत्ते धीरे धीरे खोलूंगा जी बिल्कुल। और कोई ऐसी कोई गुप्त बात नहीं रह गई है। और हंसी बहुत मुश्किल काम है, बहुत टफ जॉब है, बहुत ईमानदारी से करना पड़ता है। इसमें ये नहीं होता है कि दीपू जी आज पेमेंट कम है, थोड़ा हंसाना स्टेज पे, थोड़ा हंसाओ, ज़्यादा ना हंसाओ, ऐसे ऑफर कभी नहीं आएंगे, क्योंकि आपको स्टेज पे 100% ही रहना है, चाहे पेमेंट कम हो, घर में प्रॉब्लम हो, घर में राशन ना हो, बच्चों का एडमिशन ना हो रहा हो, डोनेशन मांगा जा रहा हो, और घर में माँ बीमार हो और बहन की शादी हो। मैंने हर उस समय में मैंने अपना काम किया है। राजू जी हमारे घर में जब शादियां होती हैं तो राजू जी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में शो कर रहे होते हैं, कई फंक्शन में वो नहीं आए। दिवाली में राजू जी ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, हम पटाखे फोड़ रहे हैं कानपुर में, छोटे हैं, राजू जी ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं दिवाली में। राजू जी 10 साल से होली में नहीं आए कानपुर, होली में वो शो करते हैं।
तो कहने का मतलब स्ट्रगल, हाँ स्ट्रगल, और हम लोग का कमिटमेंट होता है बहुत कि हमें इस होली में आपके यहाँ आना है, अगर आगरा जाना है या रायबरेली जाना है तो हम मुंबई में, चाहे वाइफ बीमार हो, कोई प्रॉब्लम हो, बच्चे का एडमिशन ना हो रहा हो, सिलेंडर महंगा हो गया हो, ये हो रहा हो, बारिश हो रही हो, तो हमें रायबरेली उस दिन आना ही है। कमिटमेंट के हम लोग बहुत पक्के हैं, प्रोफेशनल हैं हम दोनों लोग, और अपना काम ईमानदारी से करते हैं, तो इसी वजह से हम लोग दर्शकों के प्यारे बने हुए हैं। मैं रवि भैया के पास भी चलूँगा। रवि श्रीवास्तव जी, हालांकि मैं काफ़ी पहले से आपसे तारुफ हो चुका हूँ, काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है आपसे। इस फिल्म को लेकर ही मैं कुछ जानना चाहूँगा कि कैसे कैसे एक्टर्स इसमें देखने को मिले, क्योंकि हम लोग अंतिम चरण में, तो इसी वजह से मैं आपके ही शब्दों पे चाहूँगा। क्योंकि आप तो एक बादशाह हंसी के हमारे बगल में ही बैठे हुए हैं। जी बिल्कुल। और श्रीवास्तव साहब, और मैं इनका बड़ा आदर भी करता हूँ। जी बिल्कुल। भैया राजू साहब, उनका भी, क्योंकि बरसों से हम लोग उनके मुखालफत हैं, बिल्कुल मिलते रहते हैं जी। और अभी ताज में उनका कार्यक्रम था जी बिल्कुल, ताज होटल में, तो वहाँ भी हमारी मुलाकात हुई। उन्होंने मुझे बड़ा आशीर्वाद भी दिया, और आपसे भी बड़े उम्मीदें हैं और बड़ी आशाएं हैं। और इस फिल्म को लीड करने के लिए दीपक श्रीवास्तव साहब रहेंगे, पूरी फिल्म में रहेंगे, और मैं आशा करूंगा कि इनके द्वारा जो भी मैसेज समाज को जाए और खुशियां इस फिल्म से आए। और बाकी और कुछ कलाकार आर्टिस्ट हैं जो मैं बहुत सारी बातें आपसे करने के बाद फाइनल करूंगा कि और कितने आर्टिस्ट होंगे। मेरे ख्याल से बहुत सारी बातें मुझे भी आपसे सीखने की भी ज़रूरत है और जानने की भी ज़रूरत है। बिल्कुल। अभी हमारे साथ दोनों लोग मौजूद थे और काफ़ी कुछ हम लोगों को सीखने को मिला, और काफ़ी कुछ ऐसी बातें रही होंगी जो आप लोगों को भी अच्छी लगी होंगी, क्योंकि सारी बातें जितनी कोशिश की जा सकती थी वो सारी बातें आपके सामने रखी जा चुकी हैं। हालांकि जो फिल्म आ रही है मैं उस पर भी आऊँगा। नाबालिग फिल्म एक ऐसी फिल्म होगी जिससे कई हद तक लोगों को सीखने योग्य कई बातें मिलेंगी, जैसे जो हाल ही में जो महिलाओं के ऊपर उत्पीड़न के मामले सामने आ रहे हैं उस पर कैसे अंकुश लगाया जाए, या इन मामलों पर लोगों की नज़रिया क्या होता है। सबसे बड़ी बात रहेगी कि हालांकि सरकार इन सब चीज़ों पर अंकुश लगा रही है, पर सबसे मुख्य चीज़ होती है संस्कार। आप अपने परिवार में संस्कार को प्राथमिकता ज़रूर दें, क्योंकि यही आगे चल के बताता है कि कोई क्राइम होगा या नहीं होगा। तो कृपया करके आप अपने बच्चों को संस्कार ज़रूर दें, ताकि जो क्राइम है उन पर अंकुश लग सके। और आप लोग भी इंतज़ार करिए नाबालिग फिल्म का, काफ़ी अच्छी मूवीज़ रहेगी, काफ़ी लोग रहेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।